अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 10 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से मुलाकात का तो आज दिन नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब की तीनों हमशीराओं के लिए, तीनों बहनों के लिए अडियाला के ताले आज खोल दिए गए हैं। ऐसा क्या हुआ है, ऐसी क्या अनहोनी हुई है, ऐसे कौन से केस की समाअत है कि वैसे तो अलीमा खानम साहिबा, उज़मन खानम साहिबा और नौरीन खानम साहिबा तीनों में से किसी एक आध को मिलने की इजाज़त दी जाती है। अक्सर औकात तीनों को मिलने की इजाज़त नहीं होती। आज कैसे हो गया कि इनको मुलाकात की इजाज़त मिल गई है? इसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा नेपाल के अंदर जो इनकलाबी मामला हुआ है उसका ड्रॉप सीन थोड़ी देर पहले हुआ है। नेपाल में फौजी आमरीत ने सिविल आमरीत को रिप्लेस कर दिया। थोड़ी देर पहले उनके आर्मी चीफ ने इक़्तिदार संभाल लिया है और वो इनकलाब जो नौजवानों को छूता हुआ ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचा था उसका ड्रॉप सीन हो चुका है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट, इसे आप कहते हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 2.5 साल के अंदर फस्तायत का जो उसूल रवा रखा गया है उसके ऊपर अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस खुलकर बोलना शुरू हो गई हैं। वैसे भी काफ़ी अरसे से बोलना शुरू हो गई थी, लेकिन अब ज़्यादा खुलकर बोल रही हैं। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के रहने से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज करके या जैसे भी दिल करे रिकॉर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि आज इतनी सारी स्टोरीज आने लगी हैं कि आप हिल जाएंगे कि अच्छा ये भी मुमलिकत खुदादाद में होता है। अच्छा चलो होता है तो फिर होता ही रहे। नेपाल के अंदर जी एक नौजवान के साथ जो कुछ हुआ, फिर एक खातून के साथ जो कुछ हुआ, वो सारा मामला एक नया लावा बनाकर फटा और उनके प्राइम मिनिस्टर को हेलीकॉप्टर पर मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले एक ड्रॉप सीन हुआ है। ड्रॉप सीन ये हुआ है कि नेपाल के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने उनके वज़ीर-ए-आज़म शर्मा साहब के जाने के बाद तमाम इक़्तिदार अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर वही लॉलीपॉप के 3 महीने में इंतखाबात होंगे, फिक्र ना करें, ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा। जो मिलिट्री क़यादत है उससे सिविल क़यादत को इक़्तिदार सौंप दिया जाएगा और वही टोपी ड्रामे। आप देखिए कि 15 साल की एक सिविल आमरीत थी, अब फौजी आमरीत वहाँ पर आ जाएगी नेपाल के अंदर। तो थर्ड वर्ल्ड के अंदर जो इनकलाब के सिनेरियोज होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एनचांटिंग तो हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आमरीत भी आती है तो फौजियों के साथ गठजोड़ के साथ आती है, और अगर सिविल इनकलाब भी आता है तो फौज को साथ मिलाकर आता है। ये अनफॉर्चुनेट है थर्ड वर्ल्ड के अंदर, और उसमें अब नेपाल ने अपनी पहचान बना ली है और लोगों ने अब इसके ऊपर कमेंट भी करना शुरू कर दिया है। तो वो जो तमाम दोस्त कल से जो है उसके अंदर मौजूद थे, मखमसे के अंदर रावी टाइप के लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी करना शुरू कर दिया था कि हमारे पास पंजाब पुलिस बड़ी और ये और वो है। भाई उसकी ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ के लोग बहुत सुकून वाले हैं भाई, घर में पड़े हुए हैं, 1000 रुपये लीटर पेट्रोल दे दो, कोई टेंशन नहीं है भाई। चुप करके करके एहतजाज कर लेते हैं, जान छुड़ा लेते हैं। नेपाल वालों ने फिर भी चलो। और मैं ये भी बता दूं कि नेपाल का जो इनकलाब है उसके पीछे एक बड़ी रीज़न थी, उसको एजिटेट किया गया। ये होता है, वो एजिटेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स काम करते हैं और फिर उसको बेनिफिट उठा लिया गया, तो वो इस्तेमाल करके फेंक देने वाली बात होती है। तो बस ये एक चीज़ थी। टॉप स्टोरी मेरी नज़र में अलीमा खानम साहिबा वाली है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आज तोशा खाना 2 केस की समाअत जो है अडियाला के अंदर हो रही है। शाहरुख अर्जुमन साहब है गालिबन जज जो है वो पहुँचे हुए थे, और आज उज़मा खानम साहिबा, अलीमा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा तीनों को अडियाला जेल के अंदर भेज दिया गया, समाअत का हिस्सा बन गई हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात करके आएंगी तो बाहर उनका पैगाम भी पहुंचाएंगी। तो इट इज़ एन अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ ए थिंग, क्योंकि तवक्को तो अमूमी तौर पर यही की जाती है कि मंगल या जुमेरात को खान साहब की मुलाकात होगी।
لیکن پہلے ہو گئی ہے تو وہ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اچھا اب تیسری جو ٹاپ سٹوری ہے وہ بھی شیئر کر دیتا ہوں جناب. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خدشات. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتا ہے پاکستان لاکھوں شہریوں کی نگرانی کے لیے جدید فون ٹیپنگ سسٹم اور چینی ساختہ انٹرنیٹ فائر وال استعمال کر رہا ہے. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, کوئی اور نہیں کہہ رہا, ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ پاکستان لاکھوں شہریوں کی نگرانی کے لیے جدید فون ٹیپنگ سسٹم چینی ساختہ انٹرنیٹ فائر وال استعمال کر رہا ہے. یہ مانیٹرنگ نیٹ ورک چینی اور مغربی ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے جو عوام کی ذاتی زندگی, اظہار رائے اور سیاسی سرگرمیوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل انسانی حقوق کی ایک تنظیم ہے جو حد درجہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے چھوٹے ممالک میں خاص طور کے اوپر جب بھی انسانی حقوق کے معاملات آتے ہیں یہ بولتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ویب مانیٹرنگ سسٹم اور لافل انٹرنیٹ مینجمنٹ سسٹم واچ ٹاورز کی طرح کام کرتے ہیں جو مسلسل عام شہریوں کی زندگیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. پاکستان میں آپ کے پیغامات, فون کالز اور انٹرنیٹ کے استعمال پر ہر وقت نظر رکھی جا رہی ہے. اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان میں ڈیجیٹل جبر کا یہ بے لگام پھیلاؤ شہری آزادیوں کو مزید محدود کر دے گا اور انسانی حقوق کو خطرے میں ڈال دے گا. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, آپ کے اور میری گھڑی ہوئی, بنائی ہوئی یا آپ تک پہنچائی ہوئی کوئی کہانی نہیں ہے. تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اب تو پوری دنیا میں یہ بات کھل گئی ہے کہ اصل میں پاکستان جیسے ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے, لوگ کس طرح اپنی آزادی اظہار رائے کو کمپرومائز ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. حکومتیں اسی طرح سے بیہیو کرتی ہیں اور عوام کو اس کا کوئی صلہ یا پھل نہیں ملتا. اب آ جاتے ہیں جی عمران خان صاحب کی جانب. عمران خان صاحب کہتے ہیں تمام مذہبی تعلیمات, سابق وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں تمام مذہبی تعلیمات, معاشرت اقدار اور اخلاقی ضابطوں کے برخلاف جس طرح میری اہلیہ پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. ان کا یہ جبر صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ مجھے توڑا جا سکے. لیکن میں بشرا بیگم کو خصوصی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تمام تر مصائب اور صعوبتیں بھی ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکیں اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قدر وفا شعار خاتون کی مثال نہیں ملتی جو ایسے ظلم و جبر کے باوجود ڈٹ کر کھڑی ہے. پھر انہوں نے مراد سعید صاحب سے متعلق کہا کہ مراد سعید میرے وفادار ترین ساتھیوں میں سے ایک ہے اور حقیقی آزادی کی تحریک کا اہم ترین حصہ تھا, ہے اور رہے گا. اس کے بارے میں قیاس آرائیاں بند ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ میری ہدایات پر ہی انڈر گراؤنڈ ہے. مجھے باوثوق ذرائع سے اطلاعات ملی تھی کہ اس کی جان کو شدید خطرات ہیں. مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس کو اغوا کر کے تشدد کو نشانہ بنا کر میرے خلاف بطور گواہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس نے انڈر گراؤنڈ ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہر موقع پر میری ہدایات کے مطابق حقیقی آزادی کی تحریک میں فعال کردار ادا کیا ہے. یہ مراد سعید صاحب سے متعلق بات چیت آ رہی تھی جناب جو میں عمران خان صاحب کی آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. اچھا اب یہاں پر کچھ میٹر میں آپ کو بتاؤں, معاملہ صرف مراد سعید کا نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب نے اپنی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحبہ اور دونوں بیٹوں قاسم خان اور سلیمان خان صاحب سے متعلق بھی احکامات جاری کر رکھے ہیں کہ وہ ابھی پاکستان نہ آئیں. ایک پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان آ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان نہ آئیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس وقت جو اوور آل سینیریو بن رہا ہے میں نے ایک پوری پکچر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ابھی میں علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کر لیتا ہوں. علی امین گنڈا پور کے شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی استدعا مسترد ہو گئی ہے. وارنٹ جاری ہونے کے بعد ان کے وکیل راجہ ظہور الحسن عدالت میں پیش. سر آپ نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے, وکیل راجہ ظہور الحسن نے کہا. تو اس کے بعد جج صاحب نے کہا آپ ملزم پیش کریں, میں وارنٹ کینسل کر دوں گا. تو یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے, اندر سے کچھ نہیں نکلا جناب. یہ حذیفہ رحمان صاحب ہیں, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں جی. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ سے بات کرنے کے بعد 27ویں آئینی ترمیم لائیں گے. 27ویں آئینی ترمیم عدلیہ سے متعلق ہوگی. 27ویں ترمیم وقت کی اہم ضرورت ہے. 26ویں ترمیم میں جو چیزیں رہ گئیں ان کو بہتر بنانے کے لیے 27ویں ترمیم لائی جائے گی. یعنی جو کمی رہ گئی تھی نا وہ پوری کرنے کے لیے 27ویں بھی لائی جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. اچھا جی, 2 عدد بہنیں ہیں جی, فلک جاوید خان, صنم جاوید خان. ان کے کچھ بیانات آ رہے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں. فلک جاوید کہتی ہیں میں حلفاً کہتی ہوں میری ساری جیولری بک چکی ہے, میں نے اپنے پلاٹ بھیجے ہیں کیونکہ ہم نے زندہ رہنا ہے, گزارا کرنا ہے, میرا بینک اکاؤنٹ اور کاروبار بند کر دیا گیا ہے. صنم جاوید کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہے, ظاہر ہے. اور پھر اوور آل ایک سوشل میڈیا فائٹ بھی چل رہی ہے, اس کو خیر چھوڑ دیں, بہت چھوٹی بات ہے. جبکہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید, عالیہ حمزہ اور عائشہ بھٹا کے خلاف اشتہاری کارروائی شروع کر دی ہے. عدالت نے جناح ہاؤس کے ٹرائل میں پیش نہ ہونے پر ملزمان کے اشتہار جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے جناب. اچھا اب آ جاتے ہیں جی, پیٹرولیم پرائسز اچانک سے ہائیک ہو جائیں گی کیونکہ
इसराइल का जो कतर पर हमला है उसके बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है और किसी भी वक्त भी ये इजाफा हो सकता है। अब सैलाब पे आ जाते हैं। सैलाब दरियाए सतलुज के दो मुकामात हरीके और फैरोजपुर रोड पर इंडिया ने मजीद पानी छोड़ दिया है और अगले 48 घंटे बहुत आम है। ये सैलाब जब सिंध पहुंचेगा तो और तबाही मचाएगा। ऑलरेडी तकरीबन पंजाब का अक्सर हिस्सा जो है डूबा हुआ है और इनकी कारकर्दगी अपेरेंटली मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ टेलीविज़न शोज़ की हद तक है या टिकटॉक्स की हद तक है, बाकी तो हम देख ही चुके हैं। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये इकरारुल हसन साहब हैं, ये कहते हैं कि इमरान खान के वर्ल्ड कप जीतने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अच्छे लीडर, अच्छे हुक्मरान या अच्छे सियासतदान भी हैं। आपके टेलीविज़न चैनल के ऊपर आने का मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे सहाफ़ी और आपका एक चैनल एक बेहतरीन न्यूज़ चैनल है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार, ये ऐसे ही है, राह तफन्नुन मैंने बात कर ली है तो मतलब इतना भी यार, इतना भी जो है ना वो धोखे नहीं पीछे पड़ना चाहिए कि लोग आपके भी पीछे पड़ जाए। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कोई टीवी चैनल वाला दोस्त बता सकता है कि अचानक पाकिस्तानी चैनल से नेपाल में होने वाली बगावत की खबर कैसे गायब हो गई। सर जी अब चलेगी कि वो उनके जब आर्मी चीफ ने जो है वहाँ पर इक़्तिदार संभाल लिया है, तो थर्ड वर्ल्ड के अंदर इसी तरह से जो है ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ करता है, ये अनहोनी बात नहीं है। सुहेल बड़ाइश साहब कहते हैं मगर कन्फ्यूजन अभी तक बरकरार है। पीटीआई और उसके बानी का मुस्तकबिल हो या फिर नूनी बयानिया के जरिए खोई हुई मकबूलियत वापस लेने का गुर, दोनों इशूज़ पर गहरी धुंध और धुआं है। हुकूमत और अपोजिशन के इस दो तरफा कन्फ्यूजन से अवामी सतह पर भी कन्फ्यूजन है। वाह वाह, क्या बात कर डाली है भाई, एनिमल प्लैनेट से आप तो फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ गए। मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। जावेद चौधरी साहब कहते हैं सवाल करना हमारा हक है लेकिन बदतमीज़ी करना हमारा हक नहीं है। अलीमा खान से बार बार एक ही सवाल किया जा रहा था और सवाल से ज़्यादा वो तंग करना मकसद नज़र आता। मेरे ख्याल से ये वक्त मुनासिब नहीं था। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, जो बात ठीक कर रहे हैं तो उसकी मैं तारीफ़ ही करूँगा जनाब। ये मंसूर अली खान के शो में हसन अयूब साहब फरमाते हैं रहा सवाल नेपाल का, पाकिस्तान से मुवाजना करें तो पंजाब पुलिस की नफरी 2.5 लाख है, नेपाल की पुलिस फोर्स 1 लाख से कम थी, इसका पाकिस्तान से क्या मुवाजना। ज़रूरत पड़ी तो पंजाब पुलिस ही काफ़ी है। मैं इतना कहना चाहूँगा ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, ही काफ़ी है। कैसे कर लेते हो यार। हमारे दोस्त हैं जी शाकिर महमूद अवान, उनका आईडी कार्ड और उनके बैंक अकाउंट्स मुजमद कर दिए गए। बहुत ही अफसोसनाक है लेकिन रियलिटी बहरहाल यही है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। अगला जो व्लॉग होगा एक ब्लॉक है, ब्लॉक बनने जा रहा है। व्लॉग किस नौयत का होगा, उसकी डिटेल और तफसीलात क्या होंगी अगले व्लॉग के अंदर, इंतजार कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।